हेलो, वेलकम टू विपीडिया। माय नेम इज एम एस हुसैन और आज हमारे साथ हैं सिद्धार्थ सिंह, जिन्होंने नाबार्ड ग्रेड ए 2024 में अपना रैंक सिक्योर किया है। और सबसे पहले तो पूरा अभिपीडिया टीम की तरफ से मैं इनको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा। थैंक यू सर। और आपको सबसे पहले तो पूरा अभिपीडिया टीम की तरफ से मैं अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ सिद्धार्थ। थैंक यू सर। सबसे पहले तो आज हम लोग जानेंगे सिद्धार्थ के बारे में कि क्या जो इनकी जर्नी रही है एक स्टूडेंट से एक ऑफिसर बनने की। तो उसमें किस टाइप से इन्होंने प्रिपेयर किया, क्या हर्डल्स आए उसको कैसे इन्होंने पार लगाया, और प्रिपरेशन कैसे की, एग्रीकल्चर की प्रिपरेशन कैसे की, ईएसआई की प्रिपरेशन कैसे की, फेज वन की तैयारी कैसे थी इनकी, फेज टू के लिए टाइपिंग के लिए क्या किया इन्होंने। तो सब कुछ आज इनके ओवरऑल जर्नी के बारे में इनसे हम लोग आज जानेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले तो सिद्धार्थ, आप अपने बारे में मुझे बताइए कि कहाँ से आप बिलोंग करते हो, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। सर, मैं प्रयागराज उत्तर प्रदेश रहने वाला हूँ। मैंने अपनी स्कूलिंग प्रयागराज से कंप्लीट की है। उसके बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में जी राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भोपाल से कंप्लीट किया। जी उसके बाद मैं विगत लास्ट 8 सालों से मैं आईटी इंडस्ट्री में वर्किंग हूँ। जी ये मेरा नाबार्ड का सेकेंड अटेम्प्ट था। लास्ट इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट आई वाज इन द वेटिंग लिस्ट ऑफ नाबार्ड। So I appeared for IT stream and yeah, जी। तो इससे पहले मतलब आप ग्रेजुएट, मतलब ये सेकंड अटेम्प्ट था आपका। yes sir, लास्ट ईयर मेरा पहला अटेम्प्ट था नाबार्ड का। जी। तो नाबार्ड के पहले अटेम्प्ट में मतलब फेज वन क्लियर हुआ था, फेज टू क्लियर हुआ था, क्या क्या रिजल्ट रही थी इसके बारे वेटिंग लिस्ट में था सर। मैंने इंटरव्यू मैंने अटेंड किया था, मेरा एक मार्क से शॉर्ट रह गया था, तो आई वाज इन वेटिंग लिस्ट। में। जी। और इसके अलावा भी आपने कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे थे आप। हाँ सर, मैं रेगुलेटरी बॉडीज़ के ही बेसिकली देख रहा था, और जो भी आईटी से रिलेटेड एग्जाम्स होते हैं बेसिकली आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर दैट। जी। तो आपकी जो स्ट्रीम रही थी ये वाली, तो वो आईटी स्ट्रीम थी या फिर अपने जनरल। आईटी, आई अप्लाइड फॉर आईटी। ओके, आईटी की। और सिलेक्शन भी आपको आईटी के लिए ही हुआ। यस सर। जी। तो इसमें मेनली आप मुझे थोड़ा सा बताएं कि आईटी स्ट्रीम के लिए मतलब सब्जेक्ट्स किस टाइप से रहते हैं। तो सर, जैसे कि प्रीलिम्स प्रीलिम्स तो सबके लिए कॉमन एग्जाम होता है। जैसे कि उसमें हम जानते हैं 7 सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें से 3 हमारे मेरिट के लिए होते हैं और 4 क्वालिफाइड सेक्शन होते हैं। जी तो अगर आप देखोगे तो जैसे कुछ सब्जेक्ट लाइक क्वांट, एप्टी, एलआर, इंग्लिश एंड कंप्यूटर, ये कॉमन सब्जेक्ट हो, नए सब्जेक्ट में अपना डिसीजन मेकिंग होता है, जी जो कि थोड़ा डिफिकल्ट होता है कि एज ए कट ऑफ पर्सपेक्टिव से। जो जी अगर आप देखोगे तो लोगों का याद इन द प्रीलिम सेक्शन कट ऑफ इज वेरी लो इन टर्म्स ऑफ नाबार्ड एग्जाम। जी सो अगर हम देखते हैं तो अगर हमारा मेन फोकस होना चाहिए कि हम इसमें कट एटलीस्ट, बेसिकली एक क्वालिफाइंग सेक्शन है तो हमें फोकस अपना रखना चाहिए कि हमें हर सेक्शन में कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं जस्ट टू बी सेफ स्कोर। जी तो मैंने प्रीलिम्स के लिए कुछ सब्जेक्ट्स लेके मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से था, तो मुझे कुछ सब्जेक्ट लाइक कंप्यूटर इज इजी फॉर मी एंड एफटीएलआर इज इजी। बट मेरा फोकस था डिसीजन मेकिंग सब्जेक्ट पे, करेंट अफेयर एंड इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज एंड एआरडी। तो जी अगर आप देखोगे तो आईटी स्ट्रीम के लिए हमें इसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट डालने, हमें बस इतना देखना होता है कि लास्ट कुछ महीनों में जो भी हमें मेजर एक्टिविटीज़ हुई होंगी इन टर्म्स ऑफ करंट अफेयर, अगर हम वो कवर करते हैं, जो भी बजट से रिलेटेड होते हैं चीज़ें, कौन कौन सी कुछ स्कीम्स गवर्नमेंट ने लॉन्च की हैं, तो अगर हम एक उसका ओवरव्यू लेके जाते हैं तो हमें इजीली हम कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं इन सब्जेक्ट्स में। और ये क्वालिफाइंग के लिए हो गया। जैसे यस कि सर। अगर हम लोग बात करें ओवरऑल फेज वन के लिए, फेज हम्म। वन में कुछ सब्जेक्ट जैसे तीन सब्जेक्ट्स जो जिनको हम लोग हीरो सब्जेक्ट्स भी बोलते हैं, यस। जनरल अवेयरनेस, क्वांट और आपकी ईएसआई। ठीक है, हम्म। इनकी स्ट्रैटेजी अलग, और आपकी जो क्वालिफाइंग सब्जेक्ट्स है उनकी अलग। आपकी क्वालिफाइंग सब्जेक्ट की अगर हम लोग बात करें, तो सबसे ज्यादा मुश्किल आपको किस सब्जेक्ट में लगा था कि इनका कट ऑफ क्लियर करना है, क्योंकि उसमें क्वालिफाइंग में सिर्फ कट ऑफ ही क्लियर करना होता है, मेरिट लिस्ट से कोई लेना देना भी नहीं है। तो सर, अगर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस पूछोगे तो मुझे लगता है कि हम डिसीजंस मेकिंग को सबसे लाइट लेते हैं एक सब्जेक्ट को। और जी इसके 10 क्वेश्चन होते हैं, और जितने लोगों से मैं मिला हूँ एग्जाम सेंटर पे, कुछ मेरे दोस्त जिन्होंने अटेम्प्ट किया, जी तो डिसीजन मेकिंग अगर आप उस पे टाइम अगर इन्वेस्ट करके नहीं जाते हो तो ज़्यादातर चांसेस होता है कि आप उसी सब्जेक्ट में आउट हो जाते हैं। अदरवाइज आप देखोगे तो एफटी में अपने 20 क्वेश्चन होते हैं, तो 20 क्वेश्चन में 5 नंबर लाना इज नॉट बिग डील। आप इजीली, मैं बोलता हूँ कि अगर कोई भी नॉर्मल है स्टूडेंट जो थोड़ा बहुत भी प्रैक्टिस करता है, तो वो इजीली 10 क्वेश्चन तो आराम से एफटी या एलआर के बना सकता है। जी और बात इंग्लिश की रही तो इंग्लिश में भी हम
नॉर्मल क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, बट अगर डिसीजन मेकिंग ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि हम जिसको रेगुलर बेसिस पे पढ़ते हो, या जी तो जिसके क्वेश्चंस हमें पता हो कि कैसे क्वेश्चंस बनने वाले हैं इसमें, जी तो आई विल रिकमेंड कि अब मोन आप डिसीजन मेकिंग को आप लाइटली मत लो, आप उस पर टाइम इन्वेस्ट करके जाइए, आपको इसकी कैसे प्रिपरेशन करना है। लास्ट मैंने क्या किया था, स्ट्रेटजी थी मेरी कि पिछले सालों में कैसे क्वेश्चंस आए थे और कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन थे, तो हम उसको अगर एक बार गो थ्रू करके जाते हैं तो हम इजीली कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं उसका। जी। और अगर हम लोग बात करें ये 3 सब्जेक्ट की, हम्म। तो इसकी अलग-अलग प्रिपरेशन मतलब किसमें सबसे ज़्यादा फ़ोकस किया आपने या फिर किसमें टाइम लगा और किस टाइप से स्ट्रैटेजी रही आपकी? अगर हम देखें तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे होते तो हमें मुझे लगता है कि करंट अफेयर एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हम हर एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करते हैं। जी, एआरडी समथिंग रिलेटेड टू नाबार्ड ओनली, बट जी, करंट अफेयर हो गया या इकोनॉमिक्स हो गया, हम किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं तो हम ये एग्जाम इस सब्जेक्ट की तैयारी करते हैं। जी, तो मैं मेरा मेन फोकस था कि करंट अफेयर अगर मैं जितना मैक्सिमम क्वेश्चन कटे करंट अफेयर से स्कोर कर पाऊंगा, वो हुँ, मेरे लिए स्कोरिंग सब्जेक्ट होगा एज कम्पेयर टू इफ हुँ, आई जस्ट क्वालिफाई इन एआरडी एंड इकोनॉमिक्स। तो जी, नाबार्ड मेरे लिए कहीं ना कहीं से वेटेज क्रिएट करेगा रैंक में आने के लिए। तो मेरा मेन फोकस था कि मैं इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर पे ट्राई करता हूँ। हुँ, और एआरडी मैंने केवल एज ए आईटी मुझे पता था कि इसका ज़्यादा कट ऑफ या हाई होता नहीं है, तो जी, अगर आउट ऑफ 40 क्वेश्चन मैंने 15 क्वेश्चन भी सही कर लिए इसमें, तो दैट इज मोर सफिशियंट टू क्वालिफाई। जी। तो ये मेरा स्ट्रैटेजी था सर इसके एआरडी एंड इकोनॉमिक्स के लिए। जैसे कि ये तीनों सब्जेक्ट की अगर हम लोग बात करें, तो तीनों में करंट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यस। तो एक स्टैटिक भी पूछा जाता है, दूसरा करंट भी पूछा जाता है। तो करंट के लिए किस टाइप से स्ट्रैटेजी रही आपकी और स्टैटिक के लिए क्या स्ट्रैटेजी रही? हाँ तो सर स्टैटिक के लिए मैंने क्या किया था कि जो भी कुछ लास्ट 5-7 साल के क्वेश्चंस थे मैंने उसमें से प्रैक्टिस किया, तो एटलीस्ट आपके पास एक आइडिया डेवलप हो जाता है कि किस तरह के क्वेश्चंस आने अच्छा, वाले हैं। स्टैटिक पूछ रहे हैं, स्टैटिक स्टैटिक, सब्जेक्ट। हाँ, क्योंकि स्टैटिक का उनका स्कोर लिमिटेड है कि अगर वो जो पूछेंगे उसी चीज से पूछेंगे। फॉर एग्जांपल कोई स्कीम उन्होंने 2016 में लॉन्च की होगी, हुँ, एक्स वाई जेड स्कीम, तो वो उसी से पिछले साल में पूछ सकते हैं कि कब लॉन्च हुई थी, अगर उसमें कुछ अमेंडमेंट हुआ होगा हुँ, अगर कुछ मॉडिफिकेशन किए होंगे तो उससे रिलेटेड। तो आप स्कीम्स पे कवर करके जाओ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड कुछ चीजें लाइक अगर गवर्नमेंट ने कोई समथिंग रिलेटेड टू डिजिटल रिलेटेड कोई इनिशिएटिव्स थे उनके, आप वो चीजें कवर करके जाओ। लाइक अभी हम कुछ उस जब एग्जाम हो रहा था उस टाइम पे लाइक अपना चंद्रयान का हुआ था, जी, एक्टिविटी चंद्रयान-2। मेजर एक्टिविटीज थे सूर्ययान का। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ के आप जाइए, तो जो भी कोई अगर स्पोर्ट्स में कोई इवेंट हुआ हो मेजर, तो आप उससे क्वेश्चन करके जाइए, तो मोर ओवर चीजें आपको पता होती है कहाँ से आने वाली है, बट आपको उस चीज के डेप्थ नॉलेज होना चाहिए कि क्वेश्चन अगर आया तो मैं उसका सही आंसर कर पाऊँ वहाँ पे। और अगर हम लोग बात करें फेज़ 2 के बारे में, तो फेज़ 2 हम्म। के बारे में आपकी किस टाइप से आपकी प्रिपरेशन रही? सो फेज टू में अगर आप देख, हमें बेसिकली अपने दो पेपर होते हैं, इंग्लिश का पेपर और जो आप जिस स्ट्रीम के लिए डालते हो। तो पहला मैंने आईटी का अप्लाई किया था, तो इट्स मोर क्वेश्चन रिलेटेड टू माई इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स। तो वो तो एक इस पर्टिकुलर स्ट्रीम से रिगार्डिंग होगा, तो वो तो सब हर स्टूडेंट के लिए अलग अलग हो सकता है। बट अगर आप आईटी में देखोगे तो इट्स मोर ओवर थ्योरेटिकल पार्ट, कि आपको चीज़ें पता होती हैं कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, बट आपको थ्योरी उसमें अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना पड़ेगा, एटलीस्ट टाइपिंग प्रैक्टिस आपकी अच्छी होनी चाहिए। जी। एंड आई बिलोंग फ्रॉम आईटी इंडस्ट्री, मेरा कंप्यूटर से बैकग्राउंड था, तो आई थिंक ये मेरे लिए थोड़ा बेनिफिशियल था कि मुझे वहाँ पे टाइपिंग करने का सच कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने इजीली जो भी टारगेट्स थे वो मैच कर लिया था। और पेपर वन में पहला क्वेश्चन जहाँ तक मुझे याद है कि एक एसे लिखने के लिए आता था, एंड एक लेटर है शायद, एंड एक वन प्रेसी, तीन क्वेश्चन थे उसमें अपने। जी, तो जी। अगर आप एसे के टॉपिक्स, इट्स वेरी जेनरिक टॉपिक, आप वो चीज़ें लाइक मुझे इस साल का मुझे याद, मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ, इस साल टॉपिक आया था समथिंग द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, हम कैसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी को एग्रीकल्चर में यूज कर सकते हैं। तो अगर आप देखोगे तो इन जनरल हमें सब हम कुछ चीज़ें ऊपर ऊपर से लिख सकते हैं, बट अगर आपने थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ा है, लाइक गवर्नमेंट ने कोई इनिशिएटिव लिया है, वन ऑफ लाइक ड्रोन इनिशिएटिव जो मैंने लिखा था, एंड कुछ चीज़ें जो उन्होंने प्लेटफॉर्म से इलेक्ट्रॉनिक लाइक ईपी इनम प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है, तो अगर हम इन सब चीज़ों को अपने ऐसे में ऐड करते हैं, कुछ फैक्चुअल डेटा, कोई स्कीम्स, कोई जो गवर्नमेंट ने लेटेस्ट अपने कोई अनाउंसमेंट किया हो, जी, तो इससे क्या होता है कि आपको ये लग मतलब एग्जामिनर को ये मेरी अंडरस्टैंडिंग ये थी कि एग्जामिनर को ये लगेगा कि हाँ इसको एटलीस्ट ओवरव्यू में नहीं लिख रहा है ना, कि बस हवे में थ्योरेटिक, हम इंग्लिश का पेपर तो दे नहीं रहे वहाँ पे, हम एक
पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट के लिए कुछ कंटेंट हमारा होना चाहिए। जी जी तो आई विल रिकमेंड कि आप थोड़ा सा ऐसे का कुछ चीज़ें पॉइंट आउट करके जाइए कि आपको वहाँ पे लिखना है बुलेट पॉइंट के, हाँ ये चीज़ें ऐसी हुई थी। जी एंड लेटर इज़ वेरी जेनरिक, आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए। वो लोग क्या मतलब, मेरे अंडरस्टैंडिंग तो पंक्चुएशन आपका अच्छा होना चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, आपको मेक श्योर करना है। एंड ग्रामेटिकल मिस्टेक कहीं नहीं होना चाहिए आपका, जी कि आप लिखने में कहीं आर्टिकल्स का यूज़ नहीं कर रहे हैं, आप सेंटेंस टेंस का यूज़ नहीं करते, ये आपको मेक श्योर करना है। और रही बात वर्ड्स की, अगर फॉर एग्जांपल उन्होंने बोला है कि 500 वर्ड लिखना है, जी अगर आप समहाउ 350 400 वर्ड भी लिखते हो, दैट इज सफिशिएंट फॉर मी, आई थिंक दैट इज सफिशिएंट। बट आपका कंटेंट एंड जो आपने लिखे हैं चीज़ें, वो उसमें मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मोर ओवर इट्स सिस्टम जनरेटेड सब, लाइक आपको जो चेकिंग होती है वो सिस्टम पे ही होनी है। अगर आपने कोई इंग्लिश की कोई मीनिंग गलत कर दी है, तो वो तो स्पेलिंग तो वो तो कहीं ना कहीं से अलर्ट थ्रो करेगा ना कि हाँ इस चीज गलत है ये चीजें। जी। और अगर जैसे बात करें हम लोग की फेज 1 की, फेज 1 में आपकी इंग्लिश पेपर 1 की बात करते हैं हम लोग, इंग्लिश यस। डिस्क्रिप्टिव की, ठीक है। यस। अब वो जैसे कि यहाँ पे बात आती है डिस्क्रिप्टिव की, हम्म। और उधर आता है इंग्लिश आपके ऑब्जेक्टिव आता है। हम्म। लेकिन वहां पे भी कंप्रीहेंशन है, यहाँ पे भी यस। कंप्रीहेंशन है। यस। एक ही कॉमन है, कंप्रीहेंशन। तो कंप्रीहेंशन में मतलब क्या कितना सिमिलैरिटी होती है, या फिर क्या मतलब अलग क्या आपको मिल रहा आई थिंक इन दिस पेपर, सेकेंड पेपर में कॉम्प्रिहेंशन नहीं था सर, क्योंकि मैं यहाँ रिकॉल कर, पहला ऐसे था, सेकेंड इज लेटर एंड थर्ड इज प्रेसी, ओनली 3 क्वेश्चंस वर देयर। है? ठीक है। बहुत सारे बच्चों को मतलब टॉपिक जैसे ये रहता है कि किसी को कॉम्प्रीहेंशन पूछ दिया, हाँ, किसी मे भी शायद को ऐसा कुछ रहा, लेकिन मेरे सेट में टेक्स्ट। मुझे याद है दोनों साल में यही था कि तीन यही कॉमन सब्जेक्ट पेपर, मतलब ये ऐसे था, प्रेसी था एंड लेटर राइटिंग था। ठीक। और जैसे आईटी में 50% डिस्क्रिप्टिव, 50% ऑब्जेक्टिव, यस। राइट। यस। अब यहाँ पे जैसे कि अगर हम लोग बात करें टाइपिंग की, क्योंकि हम्म। हमें बहुत बार ऐसा होता है कि नॉलेज तो होती है हमारी, लेकिन हम लोग टाइपिंग में मार खा जाते हम्म। हैं। हम्म। तो वहां पे क्या मतलब उसकी क्या स्ट्रैटेजी, कितने दिन पहले आपने तैयारी करना शुरू की? मुझे ये लगता है सर कि अगर आप, जब जिस दिन से नाबार्ड का नोटिफिकेशन आता है, हम्म, तो अगर आप देखोगे तो इस साल शायद समवेयर अराउंड सितंबर के आसपास नोटिफिकेशन आया था। जी एंड अक्टूबर में नहीं सॉरी, अगस्त में समवेयर आया था, एंड सितंबर में शायद मेन प्री था, एंड अक्टूबर में मेंस था, ऐसा कुछ था। तो जिस दिन से आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो, तो आप, ऐसा नहीं कि आप पहले प्री का पढ़ो फिर मेंस का पढ़ो, जब भी आप प्रिपरेशन स्टार्ट करो, आप ये सोच के प्रिपरेशन स्टार्ट करो कि मुझे मेंस लिखना ही लिखना है। हम्म, आप अगर ऐसा अगर आप देखोगे तो रिजल्ट और मेंस पेपर बेस में हार्डली हमें 20 दिन का टाइम मिलता है। तो 20 दिन में तो हम केवल चीज़ों को रिकॉल कर सकते हैं, हम ना टाइपिंग तो सीख नहीं सकते 20 दिन में। वो बिल्कुल। इंटरनेट पे हम चाहे जो देख ले, 5 दिन में टाइपिंग सीखे, 10 दिन में सीखे, बट प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। जी इट्स अ प्रैक्टिस दैट कम ओवर द टाइम। जी तो मेरा ये है कि अगर आप सीरियस एस्पिरेंट है, अगर आपको लगता है कि मुझे एग्जाम क्रैक करना है, तो जिस दिन से आप प्रिपरेशन स्टार्ट करो, प्री एंड मेंस साथ में विद ए मॉक पेपर, कि हाँ किस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं, मुझे आपको सब्जेक्ट उसमें डिसाइड करना पड़ेगा, मुझे किस सब्जेक्ट में स्कोर करना है। क्योंकि इतने सब्जेक्ट्स हैं, मैं सारे सब्जेक्ट को ऐसा नहीं हो सकता ना मैं सारे सब्जेक्ट में बहुत अच्छा स्कोर कर पाऊँ। तो मुझे पता, जैसे मेरे इंजीनियरिंग के जो सब्जेक्ट थे, मैंने उसमें कुछ सब्जेक्ट मार्क किए थे कि मुझे पता था अगर इस सब्जेक्ट से आया क्वेश्चन, तो मुझे इसको बहुत अच्छे से करना है, इस सब्जेक्ट्स वाले आए तो इसको मैं छोड़ भी सकता हूँ। जी। तो आपको ये चीज़ें कैटेगराइज करके जाना पड़ेगा घर से ही, कि क्या मेरा प्लस पॉइंट क्या है, मेरा निगेटिव पॉइंट मैं कहाँ पे लैग करता हूँ। और अगर हम लोग बात करें जैसे कि टाइपिंग, अगर बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अभी प्रिपरेशन करना स्टार्ट करेंगे, और वो सोचते हैं कि नोटिफिकेशन के बाद ही प्रिपरेशन हम लोग स्टार्ट करें। तो कितना मतलब फायदेमंद होता है कि मतलब अगर हम लोग पहले से ही प्रिपरेशन स्टार्ट करें, या फिर नोटिफिकेशन आने के बाद सर, हम लोग start मेरा ये मानना है सर कि अगर हम नोटिफिकेशन के बाद प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं, तो हम केवल रिवीजन कर सकते हैं, प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं कर सकते। करें? प्रिपरेशन अगर आपको स्टार्ट करना है, तो आपको एटलीस्ट 6 महीने का टाइम लेके चलना पड़ेगा। जी एटलीस्ट उसमें से 1 महीना तो मुझे ये समझने में लग जाएगा कि पेपर का स्टैंडर्ड क्या है, मैं जी कहाँ अभी स्टैंड कर रहा हूँ इस पे, एंड मुझे किन किस चीज़ों पे वर्क करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे तो बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिनको इंग्लिश बहुत अच्छी होगी, एलआर बहुत अच्छा होगा, लेकिन वो एप्टी में अच्छे स्कोर नहीं कर पा रहे होंगे। मे बी किसी का इकोनॉमिक्स में अच्छा है, तो आपको ये सब चीज़ें 2 महीने में मैं केवल चीज़ों को रिवीजन कर सकता हूँ। अगर मैंने 4 महीने पढ़ा है, तो मैं 1 महीने में अच्छा रिवीजन करके एग्जाम दे सकता हूँ। बट अगर मैंने पहले, मेरे पास कोई बेस ही नहीं है, मैं 1 महीने में कैसे करके, आई डोंट थिंक कि ये बोलना सही है कि 1 महीने में निकल जाएगा, 2 महीने में निकल जाएगा। मे बी सबका अलग होता होगा, बट मेरे ख्याल से अगर आपको दे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको इस साल का देना है, आपको पता है सितंबर में पेपर स्टार्ट है, ऑलरेडी मार्च चल रहा है, तो जो जिनको लगता है कि मुझे इस साल का अच्छा कंपटीशन देना है,
तो उनका प्रिपरेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी होगी। जी जी बिल्कुल। बिल्कुल। और अगर हम लोग बात करें कि प्रिपरेशन की, जैसे फेज वन और फेज टू दोनों है, इसमें इंटरव्यू भी है साथ में, तो क्या मतलब फेज वन और फेज टू को साथ में लेके चलनी चाहिए, या फिर पहले फेज वन एग्जाम हो जाता है उसके बाद फेज टू? नहीं सर, डेफिनेटली। अगर आप देखोगे तो फेज वन तो केवल एक क्वालिफाइंग सब्जेक्ट है, मार्क्स है। तो क्वालिफाइंग के लिए मुझे पता है कि इतना एफर्ट्स नहीं डालना है कि मुझे टॉप वन में आना है, टॉप टेन में आना है। मुझे मुझे पता है कि मैं क्या, मतलब मेरी स्ट्रेटजी थी, मैंने कट ऑफ देखी कि हर सब्जेक्ट में कितना कट ऑफ जाता है। मैंने पिछले सालों का पेपर, एक दो साल का पेपर उठा कर देखा, मैंने देखा कि मेरे इसी सब्जेक्ट्स में मैं इजीली कर पा रहा हूँ। फॉर जी एग्जाम्पल कि अगर कोई बच्चा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है, तो नो डाउट उसका मे बी मैथ अच्छा हो सकता, अच्छा होगा, एलआर अच्छी होगी उसकी, कंप्यूटर वो इजीली क्रैक कर। तो आपको इसमें सब्जेक्ट में ज़्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। आपको 10-20 में से आपको केवल 7 नंबर या 8 नंबर ही लाना है। आपको उसमें 18 नंबर स्कोर करना जरूरी भी नहीं। जैसे मुझे पता था इस बार जब मैंने प्री दिया था, तो मैंने केवल एफटी में केवल मैंने 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मुझे इकोनॉमिक्स में ज़्यादा स्कोर करना है, अगर मैं एफटी क्वेश्चन बनाने बैठ गया तो मेरा इकोनॉमिक्स का टाइम चला जाएगा। तो मैंने 8 क्वेश्चन एकदम एक्यूरेट, मुझे पता था मेरे ये 8 क्वेश्चन सही ही सही हैं। और जो मुझे पता था पिछले साल कट ऑफ 5 नंबर गया, तो इस साल का 6 नंबर या 7 नंबर जाएगा। जी बहुत गया तो कुछ चीजें वहां पे हैं, तो पेपर का देख के समझ में आ जाता है कि पेपर इस पर कट ऑफ हाई जाने वाला है, लो जाने वाला है। तो मतलब मुझे याद है कि मैंने किसी भी सब्जेक्ट में जो क्वालिफाइंग थे 50% के ऊपर अटेम्प्ट ही नहीं किया था। मैं जी डायरेक्ट, मेरा मेन फोकस था कि इकोनॉमिक्स में कैसे ज्यादा ज्यादा टाइम देना, एआरडी में कैसे ज्यादा टाइम, क्योंकि वहां पे आप ज्यादातर क्वेश्चन एमएसक्यू टाइप के होते हैं कि एक क्वेश्चन रहेगा, उसके 4 ऑप्शंस रहेंगे, उस 4 में से अब इसमें से कौन सा करेक्ट है। तो आपको वहां पे टाइम लगता है कि सिलेक्ट ऑप्शन, सही ऑप्शन सिलेक्ट करने में। जी तो टाइम मैनेजमेंट आपको थोड़ा सा वहां पे देखना रहेगा कि कैसे चीज़ों को आप इजीली हैंडल कर पाते हो। अब जैसे मैं कंप्यूटर बैकग्राउंड से था, तो कंप्यूटर मुझे पता था कि मैं 20 क्वेश्चन में से 15-16 क्वेश्चन तो मैं बिना पढ़े सही कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड वही है। तो मुझे उसमें एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है ना, कि आप ये चीज़ें हर स्टूडेंट को पता होगा कि उसका स्ट्रांग पॉइंट क्या है। उसको उस पर नहीं एफर्ट करना, उसको वो देखना कि मुझे स्कोर कहाँ ज़्यादा करके लाना है। बिल्कुल। और अगर हम लोग बात करें इंटरव्यू प्रिपरेशन की, ठीक है, ये हम्म। तो फेज वन फेज टू का हमारा पूरा डिटेल्स में हम लोग देख लिया। और हम लोग इंटरव्यू प्रिपरेशन के बारे में आता है, तो इंटरव्यू प्रिपरेशन किस टाइप से किया आपने, और क्या स्ट्रैटेजी रही है? और अगर आप देखोगे तो नाबार्ड के इंटरव्यू में जनरली एक कैंडिडेट को, मतलब समवेयर अराउंड 15 मिनट्स के आसपास टाइम मिलता है। जी तो 15 मिनट्स में अगर हम देखें तो इंटरव्यूअर हमारे बारे में जानना चाहता है कि मैं किस बैकग्राउंड से हूँ, मेरा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रहा क्या रहा है, मेरा विजन क्या, मतलब वो मेरा मोटिव क्या है नाबार्ड ज्वाइन करने का, मैं सच में इंटरेस्टेड हूँ कि नहीं हूँ ज्वाइन करने के लिए, कि मैं बस किसी दूसरे एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मैं बस चला आया हूँ यहाँ पे एग्जाम के देने के लिए। तो वो आपके ज्यादा नॉलेज आपका टेस्ट नहीं करते, वो सर ज्यादा से ज्यादा आप वो टेस्ट करते हैं कि इस सच में क्या ये इंटरेस्टेड है ज्वाइन करने के लिए। तो बेसिकली वो स्टार्ट करते हैं आपके इंट्रोडक्शन से। सर तो इस साल जब पिछली साल तो मेरा मतलब उन्होंने तो इससे इंट्रोडक्शन पूछा कि नाबार्ड की क्या फंक्शनैलिटीज हैं, एंड क्या क्या इनिशिएटिव्स नाबार्ड ने रिसेंट, डिजिटल इनिशिएटिव नाबार्ड ने रिसेंटली लिए हैं। एंड इफ यू आर वर्किंग मीन्स, अगर, तो वो इंटरव्यू मोर ओवर आपका जो करंट वर्क प्रोफाइल होता है उससे रिलेटेड ही रहता है। मेरे साथ दोनों साल तो यही हुआ कि मैंने बताया कि मैं अभी आईटी में वर्क करता हूँ, तो उन्होंने मुझसे यही पूछा कि आप आईटी में आप क्या किस टाइप का वर्क करते हो, अगर आप नाबार्ड ज्वाइन करते हो तो आप अपने कैसे कंट्रीब्यूट कर पाओगे नाबार्ड में विद योर एक्सपीरियंस। तो ये चीज़ें रहती हैं। अगर अब इस इट्स मोर अबर तो स्पेशलिस्ट पोजीशन के लिए, जर्नलिस्ट मुझे आइडिया नहीं है कि कैसे क्वेश्चंस होते होंगे, बट हाँ, अगर आप कोई स्पेशलिस्ट स्ट्रीम का पूछोगे तो उनका मोर ओवर वो टेक्निकल नॉलेज प्लस योर एक्सपीरियंस। और करंट अफेयर से कितना रिलेटेड रहती है इंटरव्यू में, करंट अफेयर नहीं से नो, कितना मैं, पूछते हैं? दे डोंट आस्क क्वेश्चंस, दे जस्ट मेक ए कन्वर्सेशन बिटवीन टू पीपल्स, लाइक मैं उनसे कुछ बोलता हूँ तो उन्होंने मुझसे उससे रिलेटेड कुछ क्रॉस क्वेश्चंस किए, फिर मैंने पूछा कुछ तो उन्होंने फिर, इट्स नॉर्मल जैसे हम लोग आप बात कर रहे हैं समथिंग, इट्स लाइक सेम इंटरव्यू है, ऐसे वहां पे होते हैं। मतलब ऐसा नहीं होता कि कौन सी स्कीम लॉन्च हुई है, कितना बजट एलोकेट हुआ, इट्स नथिंग लाइक दैट। मतलब मेरे केस दोनों साल तो मेरे साथ यही था कि इट्स मोर ओवर ए कन्वर्सेशन, कि हम, मैं और आप बात कर रहे हैं तो हमारा इंटरव्यू चल रहा है ये। मतलब जैसे आपने फर्स्ट सेंटेंस बोला कि एक दूसरे को जानते हैं, मतलब मेरे बारे में मुझे जानना चाहते हैं। मेरे बारे में मुझे जानना चाहते हैं कि मैंने फॉर एग्जांपल इस बार उन्होंने मुझसे पूछा कि आप अपनी कंपनी में आपका रोल क्या है। मैंने बताया मैं इस पोजीशन के लिए काम करता हूँ। तो उन्होंने बोला ठीक है, आप पोजीशन के लिए काम करते हो तो आप फॉर एग्जांपल आपके यहाँ पे ये सिनेरियो हो गया मेरे जी वर्क से रिलेटेड, तो आप इसको कैसे टैकल करोगे।
तो मैंने बताया मैं ये चीज़ें करूंगा। ठीक है, अगर आप ये करते हो तो और क्या इसका स्कोप है, अगर कोई दूसरा सिनेरियो होगा तो आप इसमें क्या करोगे। नॉर्मल, इट्स नथिंग लाइक टेक्निकल क्वेश्चन और कि करंट अफेयर, ऐसा कुछ नहीं होता सर वहाँ पे। जी। और कोई ऐसा इंसिडेंट जो आपने इंटरव्यू में गए थे जब आप, तो उस टाइम कुछ अगर आप शेयर करना चाहो। हाँ, तो इस पिछले साल क्या हुआ था कि मतलब मेरा पहला अटेम्प्ट था, तो उन्होंने पूछा मुझसे, मेरे इंटरव्यू में 37.5 मार्क्स आए थे। तो ठीक, मतलब मेरे क्लास ठीक था, मेरे फर्स्ट टाइम के हिसाब से मुझे जितना एक्सपेक्टेड था नंबर मिले मुझे। और इस बार जब, तो उन्होंने पहला क्वेश्चन वही था कि इंट्रोडक्शन दो, कैसे कहाँ से क्या पढ़ाई की हो, कहाँ से क्या एक्सपीरियंस है, इतने साल आईटी में रह के फिर यहाँ क्यों आना चाहते हो, इस टाइप के क्वेश्चंस थे। तो ऑलरेडी मैंने घर पे प्लस अभी पीडिया से मैंने एक दो मॉक इंटरव्यू दिए थे, तो उससे मुझे थोड़ा हेल्प मिली, तो पहले मैंने प्रिपेयर कर किया था वो चीज़ें। बट इस साल मैं जब इंटरव्यू देने गया तो इट वाज कम्प्लीट डिफरेंट। उन्होंने मुझसे ये सब क्वेश्चन पूछे ही नहीं कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, कि मैं उनको बता पाऊँ कि मेरा ये सेकंड अटेम्प्ट इंटरव्यू, मतलब जी, उनको जी। कंप्लीट इसका पैनल भी चेंज था। तो उन्होंने बस डायरेक्टली पहला क्वेश्चन, ओके वाई आफ्टर 8 ईयर्स, 8 साल आप कहाँ थे, आप 2015 में ग्रेजुएट हो गए हो, अभी 2024 चल रहा है, तभी तक आप कहाँ पे थे, क्या कर रहे थे जी। आप, 8 साल बाद ही क्यों आपको ये लगा कि मुझे ये करना है। तो ये सब चीजें क्वेश्चंस थे। तो सब मतलब मुझे ये लगता है तो उन्होंने क्वेश्चन, उनको पता है चीजें, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बायो अपने डैप फॉर्म में सब कुछ भर रखा है कि क्यों क्या कैसे है। बट वो बस ये चेक करना चाहते थे कहीं कहीं पर्सनल क्वेश्चंस कुछ पूछने पे मैं नर्वस तो नहीं हो जा रहा हूँ कि मैं चीजें टैकल ही नहीं कर पा रहा रियल टाइम पे। मैं, सबको पता होता है कि पहला क्वेश्चन टेल मी अबाउट योरसेल्फ है। मेंटल, हम घुसने से पहले हमारे दिमाग में वही चल रहा होता है, माय नेम इज सिद्धार्थ सिंह करके मेरे सब कुछ कर रहे होते, बट उन्होंने पहला क्वेश्चन ही आउट ऑफ सिलेबस बदल फेंक दिया, बदल दिया। बदल दिया। तो मुझे लगता है कि मेरा पहला क्वेश्चन जो मैंने उनको बताया, दैट वाज अ गुड इम्प्रेशन। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि टेल मी द 5 वाइज, मैंने उनको बोला था एक कॉन्सेप्ट होता है 5 वाइज का, हम्म। कि अगर इन केस ऑफ एनी इश्यूज कैसे हम उसको रिजॉल्व करते हैं। तो मैंने बोला कि एक 5 वाइज का हम लोग कॉन्सेप्ट यूज करते हैं कि हम लोग टू फाइंड आउट द व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ दिस इशू। तो उन्होंने बस ऐसे कैजुअली मुझसे हंसते पूछा कि ओके सिद्धार्थ, टेल मी द 5 वाइज वाई शुड यू वांट टू जॉइन नाबार्ड। तो मैंने ऐसे कैजुअली फिर स्टार्ट किया बताना कि दिस इज माय सेकंड अटेम्प्ट इंटरव्यू, दिस इज द, फॉर मी दिस इज द फर्स्ट रीजन कि दिस इज माय सेकंड अटेम्प्ट नाबार्ड इंटरव्यू, एंड दिस टाइम आई वांट टू बी द पार्ट ऑफ नाबार्ड ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा करके। फिर उन्होंने हंसने लगे, फिर चीजें पूछे उन्होंने कि, और मैंने बताया कि कैसे कंट्रीब्यूट करता है इकोनॉमिक्स में, मैं यहाँ पे कैसे चीज़ें एक्सप्लोर कर सकता हूँ, व्हाट टाइप ऑफ अपॉर्चुनिटी आई विल गेट हियर। तो इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस, मतलब इस बार इंटरव्यू देने के बाद लग रहा था कि नहीं, इस बार पॉजिटिव रिजल्ट होना चाहिए। आ, बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जिनका 2-3 साल से नहीं हो रहा है, मतलब वो मेंस लिखते हैं, इंटरव्यू का कॉल नहीं आता, या फिर बहुत बार ऐसा भी हुआ जैसे कि आपके साथ भी हुआ कि वेटिंग लिस्ट में चला जाता है। ठीक है। और बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स भी हैं जो अभी से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे आप? सर मेरा मैसेज उनके लिए ही है कि जो चीज़ें, फॉर एग्जांपल अगर आपको पता है कि मैंने कहाँ, पहली बार मैंने कहाँ गलतियाँ की हैं। जैसे मुझे पता था कि पहली बार मेरा इंटरव्यू मार्क्स ठीक थे, लेकिन मेरे इंग्लिश में केवल 52 मार्क्स थे। जी। तो मुझे पता था कहीं ना कहीं से मेरा इंग्लिश उतना अच्छा नहीं हुआ है कि जितना अच्छा, एटलीस्ट मैं उसमें 55 भी होता तो मैं सिलेक्टेड होता, मुझे इतना पता था। तो जब मैं, होता कि अब मैं पेपर तो मैंने दिया, तो मुझे पता है मैंने कहाँ गलतियां की होंगी। तो मैंने मुझे क्या ऑब्जर्वेशन था मेरा कि मैंने पेपर 1 गो में अटेम्प्ट कर लिया, मतलब मैंने टाइम मैनेजमेंट ऐसा नहीं किया कि मैं, ऐसा होता है कि उसमें नंबर ऑफ वर्ड्स लिखे होते हैं कि 500 वर्ड 600 वर्ड लिखना होता है। तो मैंने वो वर्ड्स पूरा करने के लिए, और इतना टाइम आपके पास नहीं होता कि आप सारे अगर वर्ड्स लिखने जाओगे, तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप पूरे वर्ड्स करके रिवीजन कर पाओ, उसके काइंड ऑफ रिवीजन, मतलब कि आप एक बार चेक कर पाओ कहाँ पे आपने गलतियां की। तो पहली बार मेरा ऑब्जर्वेशन ये था कि मैंने कहीं ना कहीं पंक्चुएशन मिस्टेक ज्यादा कर दी होंगी, या मे बी स्पेलिंग। अब आप टाइप करते रहते हो तो आपको पता नहीं होती चीजें, कहाँ मैंने स्पेलिंग मिस्टेक की है, कहाँ मैंने कॉमा लगाना था, कहाँ फुल स्टॉप लगाना था, कहाँ पे लाइन चेंज करनी थी, ये चीजें मैं हम लोग चेंज नहीं कर पाते। तो इस बार मैंने क्या किया था, जहाँ पे 500 वर्ड लिखा था उन्होंने बोला, तो मैंने वहां पे केवल 350 400 वर्ड लिखे। और बट मैंने 2 या 3 मिनट बचा के उसको फिर से एक बार मैंने चेक किया पूरे, कि कहाँ पे मैंने स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं कर दी, कहीं मैंने कॉमा तो लगाना, कहीं मेरा ग्रामेटिकल मिस्टेक तो नहीं है। तो आपको टाइपिंग में ये चीज़ ध्यान रखनी है कि वर्ड्स कम हो बट एरर नहीं होने चाहिए आपके टाइपिंग में कहीं भी। ये एक मेरा सजेशन है कि लोग कर सकते हैं, कोई भी नया एस्पिरेंट होगा तो। थैंक यू सिद्धार्थ, आपने जो भी इनपुट दिया है, जितने भी हमारे एस्पिरेंट्स हैं,
ठीक है। वो बहुत कुछ सीखने को है, इस वीडियो को अगर पूरा देखें तो बहुत कुछ सीखने को है यहाँ पे, किस टाइप से प्रिपरेशन कर सकते हो आप। और खास करके आईआईटी स्ट्रीम से हो आप तो कैसे प्रिपरेशन कर सकते हो, इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हो। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात थैंक यू करके। सर। आप लोग आपने हमें टाइम दिया उसके लिए थैंक यू, एंड कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन पूरे थैंक्स अभिपी सर। टीम की तरफ से। थैंक्स सर, थैंक्स फॉर योर टाइम। बाय।